नमस्कार, एचएन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी बीजेपी ने एक बार और बड़ा दांव खेल दिया है। बीजेपी ने केंद्रीय संगठन की सूची जारी कर सबको चौंका दिया है। इस बार बीजेपी ने संगठन की सूची में हर वर्ग को जगह देकर यह बताने और दिखाने की कोशिश की है कि पार्टी सभी वर्गों के साथ है। सूची में कुछ नाम ऐसे हैं जिसको देखकर विपक्ष भी हैरान हो और परेशान हो जाएगा। दरअसल बीजेपी पर विपक्ष हमेशा मुस्लिम विरोधी पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन इन सब के बीच संगठन पदाधिकारियों की सूची में यूपी के एमएलसी तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया है और ये साफ संदेश दिया गया है कि बीजेपी सबका साथ सबका विश्वास चाहती है। यही नहीं, यूपी से 9 नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली है। वहीं बीजेपी ने 8 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने की तैयारी कर ली है। यूपी की 80 सीटों पर विस्तारक तैयार करने में बीजेपी जुटी है। सभी को नगर निगम से लेकर नगर पंचायत में ट्रेनिंग दी जाएगी। बीजेपी का लक्ष्य है कि उनके सभी कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के बीच जाएं और केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों और उनकी योजनाओं को बताएं। तो बीजेपी ने अपने संगठन पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर कर इस बार सबको चौंका दिया है। चौंकाने का मतलब ये है कि इसमें जिन जिन नामों को रखा गया है उससे कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो थोड़ा परेशान हो जाएगा। क्योंकि देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो नाम इस वक्त निकलकर सामने आया है वो है एमएलसी तारिक मंसूर, जिनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। मुस्लिम चेहरा, जिनको जगह दी गई। ऐसे में जो विपक्षी सवाल उठाती है कि जो बीजेपी है वो जो है मुस्लिम विरोधी है, तो ऐसे में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी नहीं है, बीजेपी सबका साथ सबका विश्वास चाहती है। अब यहाँ पर तारिक मंसूर को जगह दे दी गई। ऐसे में कई ऐसे और नाम हैं जिनको जगह दी गई है और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि बीजेपी के 9 नेताओं को संगठन पदाधिकारी की लिस्ट में जगह दी गई है। यानी कि आप समझ सकते हैं यूपी का महत्व। अब वहीं 80 सीटों पर बीजेपी 80 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने जा रही है। माफ कीजिएगा, 8 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने जा रही है। ये 8 लाख लोगों को जब ट्रेनिंग दी जाएगी, ये 80 सीटों पर इसमें विस्तारक तैयार करने में बीजेपी जुट जाएगी, इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, इसमें विस्तारक बनाए जाएंगे और सभी को ये इस बात की ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे वो लोगों के बीच में जाएं, डोर टू डोर जाएं और उनको बीजेपी की नीति यानी कि राज्य की नीति, केंद्र की नीति और जो योजनाएं हैं उनके बारे में बताएं। तो बीजेपी भी बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है और जनता के बीच में, जनता के घर तक पहुंचने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। खासकर 80 लोकसभा सीट जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसको जीतने की कवायद में यूपी के मुख्यमंत्री लग गए हैं। ऐसे में यह भी बताया जा रहा है कि मानसून सत्र होने वाला है, उससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है और उसमें कई लोगों को जगह दी जा सकती है, कई विधायकों को जगह दी जा सकती है। ओपी राजभर का नाम भी सामने आता है। ऐसे में दारा सिंह चौहान का नाम भी सामने आ रहा है। इसको लेकर दिल्ली में मंथन भी हुआ है। तो 8 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने की तैयारी में है बीजेपी कि आपको ये ट्रेनिंग देंगे, इसमें विस्तारक भी तैयार किए जाएंगे जो जनता के बीच में जाएंगे
और सबसे बड़ी बात, जनता के बीच छोड़िए, उनके घर तक पहुंचने की तैयारी है कि बीजेपी के लोग उनके घर तक पहुंचे। हमारे साथ वसीम अहमद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। वसीम, बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ी चीज यह है कि बीजेपी ने संगठन पदाधिकारियों की एक सूची जारी की है। उस सूची में जो नाम सामने आया है वो नाम भी काफी चौंकाने वाला है। तारिक मंसूर का, एमएलसी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। पसमानदा समाज से वो पसमानदा समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में किस तरह से देखा जा रहा है इस पूरे चेहरे को? देखिए मनीष, 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है कि किसी भी तरीके से पार्टी को मजबूत किया जाए। उसी को लेकर लगातार पसमानदा समाज को मुस्लिम समाज के साथ जोड़कर जो अन्य शोषित वंचित समाज है उनको लेकर साथ चलने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिसको लेकर अभी बीते कुछ दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाई किस तरीके से एक रैली निकाली जाए या लोगों के लिए बड़े आयोजन किए जाए जिससे कि पसमानदा समाज जुड़ सके। इसमें ऐसे में तारिक मंसूर का जो बड़ा नाम है कि पसमानदा समाज को एक मतलब आगे लेकर चलने का काम करते हैं, पसमानदा समाज का नेतृत्व करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर से इस नाम से बड़ा फायदा मिलेगा। इस नाम से फायदा मिलेगा। ऐसे में 8 लाख लोगों को भी तैयार करने जा रही है, ट्रेनिंग देगी उन्हें कि घर घर तक पहुंचिए। अच्छा, विरोध जो विपक्षी पार्टी है, जो विरोधी पार्टी है, वो तो कहती है मुस्लिम विरोधी है बीजेपी। तो भाई जिस तरह से नाम आया है सामने तारिक मंसूर का, उससे तो एक तो विरोधियों का मुंह बंद हो जाएगा, उधर 8 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने जा रही है। ये भी एक बड़ी बात है बीजेपी की। देखिए मनीष, इस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि विपक्ष क्या कहता है कि मुस्लिम विरोधी है भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों का हित नहीं करती। लेकिन धरातल बात की जाए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पे काम किया है, उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को भी फायदा मिला है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, श्रम योजना हो, आयुष्मान योजना हो, बड़ा वर्ग एक मुस्लिम समाज का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमने बीते दिनों पहले निकाय चुनावों में भी परिणाम देख लिया है और जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि योगी सरकार की उत्तर प्रदेश में दोबारा वापसी हुई है। और बात की जाए मनीष, 2024 के लोकसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। और इसको मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी 80 की जो उत्तर प्रदेश की 80 विधान लोकसभा सीटें हैं उनको मजबूत करने में जुटी हुई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य बनाया कि वो 8 लाख से अधिक लोगों को तैयार करेगी और जनता तक अपनी योजनाएं पहुंचाएगी। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति नगर निगम से लेकर नगर पंचायत तक रहेगी कि निचले स्तर तक के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से अवगत हो और जो कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने या केंद्र की सरकार ने किए हैं वो जनता तक पहुंचे, जिनका फायदा लोकसभा चुनाव में फिर से मिले। देखिए, इसमें वसीम एक चीज और हम लोग देखते आए हैं इतने सालों से कि जो बीजेपी पर आरोप लगा, उन आरोपों को तो पहली बात तो बीजेपी चाहती है कि उससे हम बाहर निकले। दूसरी चीज़ ये है कि जो बीजेपी है, बीजेपी ऐसा भी कर रही है कि जो छोटी छोटी पार्टियां उनको जोड़ रही है और उन छोटी पार्टियों के साथ जो मुस्लिम आबादी के लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। अब राजभर के साथ भी कई ऐसे हैं जो मुस्लिम आबादी के लोग हैं, अनुप्रिया पटेल के साथ भी कई मुस्लिम आबादी के लोग, मतलब छोटी छोटी पार्टियों को संगठित कर रही है ताकि मुस्लिम आबादी भी जुड़ जाए और उनका वोट भी हमें इस बार मिले। ऐसे में और किस तरह की रणनीति और क्या समझा जाए कि इस बार जो है सांसदी का टिकट भी मुस्लिम समाज के लोगों को दिया जा सकता है बीजेपी की तरफ से? देखिए मनीष, लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने और एनडीए दल में 38 पार्टियों को जोड़ा है, कहीं ना कहीं निचले स्तर पर उसका फायदा मिलेगा। और बात की जाए जो लोकसभा के चुनाव की, चुनाव में एक शिकायत होती है मुस्लिम समुदाय की हमेशा ही, और जब विपक्ष में वो भी यही कहता है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों का हित सिर्फ उसको बताती है, लेकिन निचले स्तर पर उनको टिकट नहीं मिलते, चाहे विधानसभा के हो चाहे लोकसभा के हो। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी कि विपक्ष का ये जो विचारधारा है उसको बदला जाए और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों को जोड़ा जा रहा है और 38 पार्टी को जोड़ा है, कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा भाग भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। तो माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में इस बार मुस्लिम कैंडिडेट भी हो सकते हैं। मुस्लिम कैंडिडेट हो सकते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है पसमानदा समाज को अपनी ओर करने की पूरी जद्दोजहद कर रही है बीजेपी। वो जान रही है कि एक पिछड़ा वर्ग है, अगर ये हमारे साथ आ जाता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक इनके तरफ, बीजेपी की तरफ खिसक सकता है और इससे अन्य पार्टियों को बड़ा नुकसान हो जाएगा। सपा हुआ, बसपा हुई और भी कई ऐसी पार्टी है, कांग्रेस हुई, जो मुस्लिम वोट इनको पड़ते हैं। ऐसे में इनको भी बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। देखिए मनीष, बात की जाए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बसपा हो
या अमीम पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की, ये पसमादा समाज पर अपना वर्चस्व कहने की बात करते हैं। उनका कहना है कि पसमादा समाज है वो हमारी ओर है, भारतीय जनता पार्टी पसमादा समाज की ओर ध्यान नहीं देती है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी खुलकर पसमादा समाज के समर्थन में आई और हमेशा उनका कहना है कि चाहे पसमादा समाज पहले से भी हमारा रहा है, और सबसे बड़ी बात पसमादा समाज के जितने भी लोग हैं हमने सबको अपना लाभ पहुंचाया, और हमारी ये कोशिश होती है कि हम समाज को न देखकर एक लाभार्थी अपना वर्ग खड़ा करें, जो जिससे कि समाज के हर एक वर्ग को लाभ मिले और हमारा सबसे बड़ा वोट बैंक वही हो। और इस बार निश्चित तौर पर बीजेपी ने अपने कार्यकाल में बड़े बड़े काम किए, जिसमें जो निचले स्तर के लोग हैं उनको लाभ मिला और पसमादा समाज भी इससे वंचित नहीं रहा है। पसमानदा समाज भी वंचित नहीं रहा है। देखिए वसीम कि यहाँ पर तो एक पसमानदा समाज के को एक चेहरा बना दिया गया, अपनी राजनीति चमकाई जा रही है। तो इस बार ये समझा जाए कि इस बार भी जो है जाति धर्म इसी पर चुनाव होने वाला है, मतलब इस बार भी मुद्दे जो है सब गौड़ हो जाएंगे जाति धर्म के आगे। देखिए मनीष, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत ही दिलचस्प होती है, जहां एक और यहाँ पर विकास के मुद्दों की बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर चुनाव आते हैं तो जाति धर्म में चुनाव बढ़ जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार जिस तरीके से उन्होंने 2024 को लेकर अपनी रणनीति बनाई है, तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म से अलग हटकर अपनी जो रणनीतियां हैं, अपने जो उन्होंने कार्य किए हैं, जनता तक योजनाएं पहुंचाई है, उसको लेकर वो निचले स्तर तक पहुंचाने की तैयारियों अभी से जुट गई है। मरीज देखिए, बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर जो 8 लाख से अधिक अपने लोग ये जोड़ रहे हैं रणनीति बनाने के, 8 लाख से अधिक जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जन जन तक अपनी योजनाएं पहुंचाएंगे। गाजियाबाद के क्षेत्र हो या फिर और अन्य क्षेत्र हो, जो नगर निगम के बड़े क्षेत्र हैं। वसीम बने रहिए हमारे साथ। अश्विनी शाही जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। अश्विनी जी स्वागत है चैनल में आपका। अश्विनी शाही जी, बीजेपी ने तो एक बड़ा दांव खेल दिया है और विपक्ष को बड़ा झटका भी लगा है। जिस तरह से बीजेपी ने मुस्लिम समाज को अपने संगठन में जगह दी है, तरजीह दी है, वो भी छोटा मोटा नहीं, संगठन पदाधिकारियों की लिस्ट में उनका जो नाम है वो रखा है, वो कहीं ना कहीं अब विपक्षियों के लिए एक बड़ा नासूर भी बन सकता है। मतलब एक एमएलसी जो किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि उनको जगह दे दी जाएगी, तारिक मंसूर को जगह दे दी जाएगी, एक बड़ा आप लोगों ने दांव खेल दिया है। मनीष जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मान है, चाहे वो कहीं का कार्यकर्ता हो। हमारे यहाँ एक राज्यसभा सांसद बनाए गए थे राम सकल जी, वो अपने खेतों में काम कर रहे थे और उनके पास फोन जाता है कि आप मनोनीत किए गए हैं, जाकर आप संपर्क करिए। उनको सहसा उनको भरोसा नहीं हुआ। तो विरोधी दल तो हल्ला हंगामा मचाने का काम करते हैं। देखिए हमारे यहाँ अभी उत्तर प्रदेश में भी मंत्री बनाए गए, कहाँ से थे वो, उसमें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में एक पदाधिकारी हुआ करते थे। इसके बाद हम लोगों ने अल्पसंख्यक को लगभग जो है 300 से ऊपर टिकट दिया, उसमें से जीत कर भी आए हमारे 65-70। तो ये हम करते रहते हैं। और बहुत विरोधी अभी ये लोग जो INDI ये कर रहे हैं, ये लोग घूम रहे हैं। देखिए आज कबूतर उड़ाने गए हैं लोग, वहां पर कोई वो लेके नहीं गया है कि कोई राहत सामग्री लेके जाएं हम लोग या किसी चीज की घोषणा करें। वो विस्थापित हैं बेचारे, उनको राहत की जरूरत है, सरकार तो दे ही रही है, मगर ये लोग गए हैं पिकनिक मनाने, कबूतर उड़ाने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी जो एजेंडा है उसमें सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ चल रही है। और अपने पार्टी के लिए, एक राजनीतिक पार्टी होने की वजह से अपने पार्टी के लिए जो तैयारियां करनी है वो तैयारी कर रही है। ठीक है, अश्विनी भाई जुड़े रहिए। राज शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। राज शर्मा जी स्वागत है चैनल में आपका। राज शर्मा जी, बीजेपी ने तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। एक तरफ तो ये आप लोग आरोप लगाते हैं थे कि भाई बीजेपी जो है मुस्लिम विरोधी पार्टी है, ऐसे में तारिक मंसूर को आगे करके पसमानदा समाज को अपनी ओर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ 8 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने जा रही है बीजेपी। मतलब कहीं ना कहीं 80 जो लोकसभा सीट है उसको लेकर पूरी तैयारी कर रही है बीजेपी। अच्छा मनीष भाई, हमने तो कभी भी ये विरोध जताया नहीं कि ये मुस्लिम विरोधी पार्टी है। हम तो कहते हैं ये हिंदुस्तान की सब जनता की विरोधी पार्टी है। ये तो आपका वक्तव्य होगा, आपने वक्तव्य दिया है कि नहीं, ये आपके मुस्लिम नेता हम देते कहते रहते हैं हैं ना, माननीय नहीं, राहुल नहीं, गांधी जी आपके। नहीं, राहुल गांधी जी ने कहा कभी कहा तो एक मुझे आप उनकी वो सुना दीजिए वीडियो या ऑडियो कि राहुल गांधी जी का मुस्लिम राहुल गांधी का भाषण नहीं सुन रहे अब तो, यही बड़ी बात है फिलहाल। ठीक है, आप अपनी बात रखें। सब सुनता हूँ मनीष भाई, मैं सब सुनता हूँ, मगर दिक्कत ये है
कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बेटी जलाओ पार्टी है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बेटी जलाओ पार्टी है। ये लोग सत्ता, ये पागल हो चुके हैं। ये लोग 9 साल में ये लोग पागल हो चुके हैं। ये एक होता है ना, जैसे नागिन अपने बच्चे को खा जाती, नागिन अपने बच्चे को खा जाती है, यही भारतीय जनता पार्टी है। ये देश की जनता को खा जाएगी। और मैं आपसे भी एक निवेदन करना चाहता हूँ, देश को बचाओ। आप चौथा स्तंभ हो। नहीं, राहुल गांधी निकले हैं ना अश्विनी भाई, राज शर्मा जी, राहुल गांधी निकले हैं ना देश को बचाने। निकले हैं, बिल्कुल। राहुल जी से मैं आपके चैनल पे कई बार कह चुका हूँ, राहुल गांधी से प्रधानमंत्री हमें तो नहीं देश खतरे में लग रहा, अब आपको लग रहा है तो सर बचाने के लिए निकले हैं। अभी आपको लगेगा खतरे में। आपको खतरे में क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि आपके अंदर एक डर होता है, इसलिए आपको खतरे में नहीं लगता कि आपके अंदर एक डर है। अगर डर से आज भाई डर हमें है कि किसे है, ये तो आप हमसे बेहतर जान रहे हैं। मनीष भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ कि डर से पहले खतरा नहीं दिखता है। जिस दिन डर खत्म होगा, आपको खतरा और बर्बादी दिखने लगेगी। मैं आपसे दिल की खोल के बात कर रहा हूँ। मैं दिमाग से नहीं कहता हूँ, मैं दिल से कहता हूँ। आप एक बात बता दीजिए, क्या मैं आप ही तरफ पूछ लूंगा? क्योंकि मीडिया ही से पूछना पड़ रहा है, क्योंकि प्रवक्ता का जो कवरिंग फायर है वो मीडिया करती है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो 5 दिन से 6 दिन से अपने ऑफिस में तो बैठते हैं, सदन में क्यों नहीं आते? बता दीजिए, आप ही से पूछ लो मनीष भाई। राज शर्मा जी, ये तो यही तो बात है राज शर्मा जी ना, कि आप लोग सदन में पूछ नहीं पाते हैं और गाए बगाए। अब तो आप लोग को एक सबसे सॉफ्ट कॉर्नर मिला है, मीडिया, एंकर मीडिया। इस पर जितना आपको भड़ास निकालना है निकालिए। एक आपके राहुल गांधी भड़ास निकालते निकालते विदेश चले जाते हैं, वहां की मीडिया से तो बात कर लेते हैं, यहाँ की मीडिया से बचते रहते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है राज भाई। लेकिन दिक्कत ये है ना, कि जो सवाल आप लोग को अश्विनी शाही से पूछना चाहिए, वो मीडिया से अब आप लोग पूछने लगे। अरे अच्छा, एक बात सुनिए मनीष भाई, मैं आपके चैनल पे चैलेंज करता हूँ, कब बुलाना चाहते हो नरेंद्र मोदी जी को, राहुल जी से 40 मिनट आपको संयोजक बना देता हूँ। चलिए, आप संयोजक बन जाइए सारी मीडिया के। राहुल गांधी जी से सारी 40 मिनट डिबेट सब मीडिया के सामने हो, बोलो आप। वो तो राज भाई आपने देखा होगा कि कई बार वो मीडिया से रूबरू हो चुके हैं, वो व्यक्तिगत भी मिलते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी से आप हमारी इंटरव्यू करवा दीजिए राज भाई। मैं आज कह रहा हूं आपसे, राहुल गांधी से इंटरव्यू करवा दीजिए। आप एक नहीं, वो एक प्रधानमंत्री है भाई, वो तो प्रधानमंत्री है, लेकिन राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री है नहीं, एक इंटरव्यू करवा दीजिए। नहीं, आपको नहीं, मैं आप ही से चैलेंज कर रहा हूँ। नहीं, हमसे क्या चैलेंज कर रहे हैं सर? मैं बार बार कहता हूँ राज भाई, मैं तो एक छोटा से अदना से एक एंकर हूँ, आप हमें क्या चैलेंज करेंगे राज भाई? आप लोग तो बड़े नेता हैं, आप लोग के पीछे तमाम लोगों की लॉबी है। हम तो अगर ऑफिस के बाहर निकल जाए तो सर एक आदमी हमारे पीछे ना खड़ा हो। आप मनीष भाई अदने से एंकर नहीं हो, मगर आपकी आत्मा को जागने का समय नहीं आया बस। अच्छा, नहीं ठीक है, आपकी आत्मा जाग गई है, वो जाग जाए। हम चाहते हैं राहुल गांधी से एक इंटरव्यू करा दीजिए, ताकि हम लोग भी देखना चाह रहे हैं कि क्या नाम है, राहुल गांधी कितना मीडिया से रूबरू होते हैं सर। जब हमारी यात्रा चल रही थी, राहुल गांधी जी ने गोदी मीडिया को टाइम नहीं दिया था। हाँ, तो यही तो बात है सर, क्योंकि जब सवाल सुनिए ना, जब सवाल कोई पूछता है तो उनको लगता है कि बीजेपी पूछ रही है या ये पूछा। ठीक है अश्विनी शाही जी, सवाल ये है अश्विनी भाई की अब तो ये हो गया है कि मीडिया कुछ भी बोल दे तो मीडिया तो बदनाम कर दिया है इन लोगों ने। मतलब बीजेपी से नहीं लड़ पा रहे हैं तो अब एंकरों से लड़ लो और मीडिया समूह से लड़ लो, अब यही रह गया। अश्विनी शाही जी। जी देखिए, अभी राज भाई कह रहे थे कि एक बता दीजिए, कि आपसे इन्होंने सवाल किया तो मैं जवाब दे देता हूँ। एक बता दीजिए, मैं वीडियो आपको भेज दूंगा, राज भाई को भेज दीजिएगा। ये नवंबर 2018 का मामला है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी एक कमरे में बैठकर कहते हैं संघ और भाजपा से बचो, संघ और भाजपा से बचो, 100% वोट करो, नहीं तो वो मार डालेंगे, काट डालेंगे, तो वो विरोधी हैं। देश को बर्बाद कर रहे हो। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ एक मिनट मनीष भाई, मैं सवाल पूछ लूँ अश्विनी साहब से? जी बिल्कुल सर, पूछिए। मैं कह रहा कि मणिपुर में क्या हो रहा था, वहाँ पे गृह मंत्री गए, 2-3 बार गए, क्या
गृह मंत्री जी को कुछ पता नहीं चला, या उनकी इंटेलिजेंस ने उनको बताया नहीं, या इंटेलिजेंस फेलियर थी, या गृह मंत्री जी ने देश से ये हरकत छिपाई। इसमें से क्या चीज हुई ये बता दे बस। मैं आराम से सुनिए, मैं बता रहा हूँ। साहब बताइए। जी जी जी, देखिए ये जो चल रहा है वर्ग संघर्ष की नींव बहुत पुरानी है, 50 साल से ऊपर से है, 60 साल से ऊपर से, और 93 में हुआ। देखिए अब राज भाई अब बीच में चिल्लाएंगे तो डिस्टर्ब होगा, कोई मतलब। राज भाई सुन लीजिए, अब सवाल पूछ क्या लिया, मतलब फिर है अभी राज आपको भाई, क्या? रोकेंगे तो आप कहेंगे लो मीडिया चौथा स्तंभ है, वो हमें रोक रही है। आपने सवाल पूछा, मैं शांतिपूर्वक जवाब सुना, नहीं उन्होंने लेंगे। जवाब दे रहे हैं। अब सुन लीजिए, देखिए मैटर कुछ, हम कुछ और विषय पर चर्चा करने के लिए आप लोगों को आमंत्रित किए, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो मैं उस सवाल का जवाब ले रहा हूँ। मैं उस सवाल का जवाब ले रहा हूँ, जवाब तो ले लीजिए ना सर। मनीष जी गला फाड़ रहे हैं, इनको फाड़ने दीजिए। अरे गला तो फाड़ना पड़ेगा जब देश को आप जैसे क्यों जबरदस्ती गला क्यों फाड़ेंगे? आपका एक नेता, आप कुर्ता पजामा पहन के टीका लगा के सनातन धर्म को धोखा दे रहे हो, और मेरा जैसा ब्राह्मण व्यक्ति जो पूजा पाठी है वो गला भी ना फाड़े। आप लोग का बस चले सनातन धर्म के मुझ जैसे ब्राह्मण पूजा पाठी का दबा दो। ठीक है, अब राज शर्मा जी, अब देखिए, अब आपने सवाल पूछ लिया ना, अब जवाब भी दे दीजिए। लोकतंत्र को तो थोड़ा जीवित रहने दीजिए। अश्वनी साई जी जवाब दीजिए। देखिए मैं जवाब दे रहा था कि पीछे से है 93 में 1 लाख लोग, वॉल्यूम थोड़ा तेज किया जाए जी। 1 लाख से ऊपर लोग विस्थापित किए गए, और उसके बाद कितने लोगों की हत्याएं हुई। देश के गृह मंत्री 3.5 घंटे, पायलट साहब थे उस समय, 3.5 घंटे, जिसमें 2 घंटे वो एयरपोर्ट पे रहे, 1 घंटे वो सीएम के घर में रहे, आधे घंटे कहीं गए थे, इतने देर रहे। और आज की घटना जो है, माननीय गृह मंत्री जी 3 दिन वहां रहे, और हमने क्या क्या किया ये हमने लाइन से गिनाया है कि हमने सीबीआई लगा दिया, हमने 101 करोड़ रुपया सहायता सरकारी पहुंचा दिया, 30,000 मीट्रिक टन चावल पहुंचा दिया, हमने वहां पर चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, हमने एक सलाहकार आईपीएस को वहां रखा, दूसरा हमने क्या क्या काम किए, कितनी टुकड़ियां लगाई, और 12 दिन हो गया कोई हत्या नहीं हुई। भाई कांग्रेसियों को आना चाहिए, खैर शर्म तो कांग्रेसियों को आना चाहिए। लेकिन राज शर्मा जी सवाल ये है, राज शर्मा जी हम अपने मुद्दे पर आ जाए। राज शर्मा जी देखिए, आप लोग क्या कर रहे हैं? 8 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने जा रही है बीजेपी, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग सर कहाँ है? क्या कुछ करेंगे भी कि नहीं, कि ऐसे चिल्लाते रहेंगे? राज भाई डकैती, अरे इनकी सरकार नहीं बनेगी, जाओ और बोलो आप जितना जोर लगा लेना अपने चैनल का, इनकी सरकार नहीं बनेगी, जाइए आप। अरे राज भाई, हम क्या चैनल का जोर लगाएंगे राज भाई? बढ़िया है, आप तो बढ़िया है। डिस्क्रिमिनेशन कितना है? इनका 1.5% वोट से 2% हो पाएगा कि नहीं होगा, हो पाएगा, पूछ लीजिए जरा। अरे आप अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाइए ना जनाब राज भाई, वो वोट परसेंटेज को बढ़ाइए। यूपी में 2% भी नहीं है, पूछिए 2% हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? बच्चा लल्ला है, लल्ला। हाँ, अब राज भाई ये सब क्या शब्दों का यूज करने लगे हैं आप लोग? आप तो एक वरिष्ठ नेता है, इस तरह के शब्दों का यूज हमने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप लोग अब इस तरह के शब्दों का यूज करेंगे। अब बौखलाहट तो दिखती है, फिर लोग बोलते हैं इस तरह के शब्दों का यूज क्यों कर रहे हैं? देखिए मनीष जी, इनकी बौखलाहट देखिए, कन्हैया कुमार की बौखलाहट देखिए, क्या कह रहे हैं, इनके ही नेता है ना, वो छात्र सभा के कुछ हैं, कह रहे हैं गधे के भी 4 पैर होते हैं, 2 आंखें होती हैं, तो एक प्रधानमंत्री को गधा कह रहे हैं, तो ये भी वही कहेंगे। सनातन धर्म लल्ला तो भी पैदा हुआ है 18 तारीख को। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने